हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग जंक्शन। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था डिस्क्रीट सिग्नल। तो आज हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारा होने वाला है ऑपरेशन ऑन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। जैसे कि हमने कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स में भी दो तरह के ऑपरेशन देखे थे, एक ऑपरेशन ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा ऑपरेशन ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसी तरह यहां पे भी हम दो तरह के ऑपरेशन देखने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ऑपरेशन ऑन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहला जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं ऑपरेशन ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल आप सब जानते हैं कि अगर हमारे पास yn इज इक्वल टू हमारे पास अगर xn है तो यहाँ पे जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, yn। क्योंकि जैसे जैसे हम n की वैल्यू बदलते जाएंगे वैसे वैसे हमारा yn जो है वो हमारा बदलता जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं सबसे पहला ऑपरेशन जो कि है हमारा एम्पलीट्यूड स्केलिंग। पहला ऑपरेशन हमारा क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड स्केलिंग। एम्पलीट्यूड स्केलिंग का मतलब क्या है कि जो हमारा ग्राफ होगा उसमें हर एक पॉइंट पर जो हमारा एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो हमारा स्केल्ड हो जाएगा। जैसे कि अगर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ हो, अगर हमारे पास दिया हो xn इज इक्वल टू सैंपल्स के फॉर्म में हमारे पास गिवन हो, क्या गिवन है 1, 2 और 3। तो फ्रेंड्स, क्या ये हमारा जो सैंपल फॉर्म में दिया हुआ है क्या ये पूरी तरह सही है? तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे एरो मार्क नहीं किया है। और पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एरो कितना इंपॉर्टेंट होता है। एरो क्या दिखाता है कि n इज इक्वल टू 0 पर xn की वैल्यू क्या होगी। तो ये हमारा xn है और अगर हमें फाइंड आउट करना है yn, और yn की वैल्यू क्या है, yn हमारा है 2xn। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक तरीके से डिपेंडेंट वेरिएबल का ऑपरेशन, क्योंकि हमने जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल n है हमने इसमें कोई भी चेंज नहीं किया। हमने कहां चेंज किया है, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल xn है। तो यहां से हमारा yn क्या हो जाएगा, yn हमारा हो जाएगा सभी में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा हमारा 2, 4 और 3। और जो हमारा एरो है वो हमारा सेम पोजीशन पे रह जाएगा। क्यों? क्योंकि एरो जो है वो हमारा n इज इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट करता है और हमने n में हमने जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल n है हमने उसमें कोई भी चेंज नहीं किया है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि एम्पलीट्यूड स्केलिंग क्या होता है। अब हमारा जो दूसरा वेरिएबल है, दूसरा हमारा जो ऑपरेशन है वो हमारा हो जाता है एम्पलीट्यूड रिवर्सल। दूसरा ऑपरेशन हमारा क्या है, एम्पलीट्यूड रिवर्सल। एम्पलीट्यूड रिवर्सल फ्रेंड्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो हमने एम्पलीट्यूड स्केलिंग देखी उसमें जो हमारा स्केलिंग फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो आइए इसे देखते हैं हम लोग। अगर हमारे पास कोई एक सिग्नल दिया हुआ है xn इज इक्वल टू, जो हमने पहले देखा था वही यहां फिर से देखते हैं 1, 2, 3। जो हमारा एरो है वो हमारा 2 पे लगा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब एम्पलीट्यूड रिवर्सल का मतलब है कि जो हमारा स्केलिंग फैक्टर होगा एम्पलीट्यूड वो हमारा -1 हो जाएगा xn। तो अब xn हमारा क्या हो जाएगा,
एक्शन हमारा हो जाएगा -1, -2 और -3। एरो फिर से हमारा चेंज नहीं होगा, एरो हमारा अभी भी -2 पे ही रह जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब तीसरा हम देखते हैं। तीसरा जो हमारा ऑपरेशन है वो हमारा हो जाएगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डीसी। यानी कि अगर हम कोई डीसी वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ डीसी। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहां पे कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, जैसे कि अगर हमारे पास सिग्नल दिया हुआ है जो हमारे पास पहले से ही दिया हुआ है, जैसे कि 1 2 3 और एरो हमारा 2 पे है। यानी कि फ्रेंड्स यहां पे आप देख सकते हैं हमारा जो सिग्नल है वो सिर्फ और सिर्फ डिफाइंड है n इज इक्वल 0 के लिए, n इज इक्वल -1 और n इज इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे पीछे हमारा सिग्नल डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब है कि इसके इधर सभी एंटिटीज 0 होंगी, उसी तरह इधर भी सब के सब क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास कोई डीसी वैल्यू ऐड करनी है, जैसे कि हमें ऐड करना हो, मान लीजिए हमारे पास गिवन है, हमें निकालना है xn प्लस 2 हमारी एक डीसी वैल्यू है, इसे हमें इस गिवन सिग्नल में ऐड करना है। तो सबसे पहले जो हमारा 2 है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 की पावर n। हम ये लिख सकते हैं क्योंकि n की वैल्यू हम कुछ भी रख लें, कोई भी फाइनाइट वैल्यू रख लें, 1 की पावर n हमेशा 1 आता है, तो 2 इंटू 1 की पावर n 2 हो जाएगा। यानी कि ये कुछ हमारा xn प्लस 2 इंटू 1 की पावर n बन जाएगा। आइए अब लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले करली ब्रेसेस। अब सबसे पहले हम लिखते हैं n इज इक्वल 0 के लिए। जब हम यहां पर n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा x ऑफ 0 प्लस 2 इंटू 1 की पावर 0। तो x 0 हमारा क्या है, 2 है, तो यहां हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 1। तो 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 4। यानी कि n इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आप सभी लोग इस बात को समझ रहे होंगे। वैसे ही अब हम लिखते हैं n इज इक्वल टू 1 के लिए। n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, x ऑफ 1, n की वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे, प्लस 2 इंटू 1 की पावर 1। तो x ऑफ 1 क्या है हमारे पास, 3 है, तो यहां हो जाएगा 3 प्लस 2। 3 प्लस 2 कितना होता है हमारे पास, 5। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाएगा, 5। ठीक है फ्रेंड्स। वैसे ही अगर हम n इज इक्वल टू -1 के लिए लिखते हैं, तो n इज इक्वल टू -1 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, x ऑफ -1 प्लस 2 इंटू 1 की पावर -1। यानी कि x ऑफ -1 प्लस 2, x ऑफ -1 क्या है, 1 है, तो 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 3। ये हमारा हो जाएगा n इज इक्वल टू -1 के लिए। फ्रेंड्स ये सारी चीजें हमारी किसके लिए हैं, जितने के लिए हमारा एक्शन फाइनाइट था। अब हम देखें n इज इक्वल 2 के लिए। n इज इक्वल 2 के लिए क्या होगा, तो यहां से हमारा हो जाएगा x ऑफ 2 प्लस 2। ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर हम सिग्नल देखें तो x ऑफ 2 क्या है, x ऑफ 2 हमारा 0 है, क्योंकि हमारे पास कोई वैल्यू नहीं दी हुई थी, तो इसका मतलब है कि वहां पे 0 रहा होगा। तो 0, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2, यानी कि यहां हमारा हो जाएगा 2।
उसी तरह अगर हम x ऑफ -2 देखें तो ये भी हमारा 2 आ जाएगा, क्योंकि x ऑफ -2 प्लस 2 इंटू 1 की पावर -2, तो x ऑफ -2 क्या है, 1 है, क्योंकि सिग्नल में हमारे पास कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं दी हुई थी। तो 0 + 2 2, इसका मतलब है इसके बाद भी हमारा 2 होगा, इससे पहले भी हमारा 2 होगा, और ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जब हम एडिशन और डीसी वैल्यू करते हैं तो जो हमारा सिग्नल है उस पर हमारा क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डीसी वैल्यू। अब आइए इसी बात को हम लोग ग्राफिकली एक बार देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास xt = a दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा डीसी वैल्यू है। तो इसको अगर हम ग्राफ पे बनाएं तो ग्राफ पे हमारा ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमारा xt है, ये हमारी है टाइम एक्सिस, और ये इसका एम्पलीट्यूड कितना है, a है। a हमारा -∞ से लेकर इनफाइनाइट तक हमारा a है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसको अगर हम सैंपल के फॉर्म में चेंज करें तो xn, सबसे पहले हमें इसे xn की फॉर्म बदलना होगा। तो xn हमारा हो जाएगा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं a × 1 की पावर n, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फॉर्म, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अब इसको जब हम सैंपल के फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सबसे पहले बाउंड्री लिख सकते हैं 1 0 1 2 3, उसी तरह निगेटिव में भी -1 -2। अब देखिए फ्रेंड्स, अब क्या होगा, सबसे पहले हम n = 0 पुट करते हैं। तो n = 0 पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू होगी a। तो a मतलब a एम्पलीट्यूड की एक लाइन, ये हमारा हो जाएगा x = 0 के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह कल हमने देखा था कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स वैल्यू पे ही डिफाइंड होता है, यानी कि अगला नंबर हमारा क्या होगा, n = 1। जब n = 1 के लिए हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, a × 1 की पावर 1, यानी कि a। यहां भी हमारा a एम्पलीट्यूड का एक लाइन हम ड्रॉ कर देंगे, और ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा n = 1 के लिए। उसी तरह अगर हम n = -1 के लिए देखते हैं तो क्या हो जाएगा, a × 1 की पावर -1। तो यहां भी हम -1 की एक लाइन ड्रॉ करके इसे हम a रिप्रेजेंट कर देंगे। उसी तरह फ्रेंड्स ये कंटिन्यू होता रहेगा इस साइड और इस साइड भी। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि कैसे हम कोई भी डीसी वैल्यू को हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में a की जगह पे क्या था, 2 था, तो इसीलिए हम इसे इस तरह से सॉल्व कर रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम चलते हैं हमारे अगले ऑपरेशन की तरफ। अगला ऑपरेशन हमारा क्या है, अगला ऑपरेशन हमारा है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 सिग्नल्स। फ्रेंड्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी बहुत ही सिंपल है, बस हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि जो हमारा n की वैल्यू है वो दोनों सिग्नल में हम सेम ही रखें, यानी कि पहले सिग्नल का n = 0 दूसरे सिग्नल के n = 0 से ही ऐड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ हो x1n, x1n हमारे पास क्या दिया है, 1 2 3, और 2 पे हमारा एरो है। एरो का मतलब क्या है, ये हमारा n = 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरा सिग्नल हमारे पास है x2n, जो कि है हमारे पास
1 2 3, पर इसका जो एरो है वो हमारा 1 पे है, यानी कि n इज इक्वल टू 0 हमारा 1 है। तो फ्रेंड्स क्या हम ये कह सकते हैं कि x1n और हमारा x2n दोनों इक्वल है, क्योंकि इसमें जो हमारे सैंपल्स हैं वो तो सेम है, पर लेकिन हमें सिग्नल्स को देखते वक्त हमें ये देखना है कि जो हमारा n इज इक्वल टू 0 है वो आखिर किस सैंपल पे मार्क्ड है। जैसे कि इसमें n इज इक्वल टू 0 पे जो हमारा सैंपल वैल्यू है वो 2 है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 पे सैंपल वैल्यू 1 है, यानी कि ये दोनों हमारे इक्वल नहीं है। अब हमें क्या करना है, पर हमें फाइंड आउट करना है xn की वैल्यू क्या है, x1n प्लस x2n। ठीक है फ्रेंड्स, आइए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले इसे लिखने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है, हम एक टेबल बना लें। टेबल किस चीज की, देखिए यहाँ पे n इज इक्वल टू -1, n इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 1 के लिए ये हमारा जो सैंपल है वो डिफाइंड है। तो ऐसे हम -1 0 1 ऐसी हम एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब n इज इक्वल टू 0 पे क्या वैल्यू है, n इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू है 2, -1 पे वैल्यू है 1 और n इज इक्वल टू 3 पे वैल्यू है, n इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू है 3। ये हमारी क्या है, n की वैल्यूज है। उसी तरह ये हमारा x1n के लिए था। अब x2n के लिए भी हम देख लेते हैं। n इज इक्वल टू 0 पे, n इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या है, 1 है। यही इसी पॉइंट पे हमसे बार बार गलती हो सकती है, क्योंकि हम जल्दी जल्दी में क्या कर सकते हैं, जो हमारी बीच वाली वैल्यू है इसी को हम n इज इक्वल टू 0 अज्यूम कर लेते हैं, पर लेकिन नहीं, जहां एरो दिया हुआ है वो होगा हमारा n इज इक्वल टू 1। अब हम देखें n इज इक्वल टू -1 के लिए, n इज इक्वल टू -1 यहाँ पे क्या है, नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा 0 वैल्यू है। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या वैल्यू है, 2 है, 2। अब फ्रेंड्स एक चीज हमें ध्यान रखनी है, वो क्या है, वो ये है कि जो हमारा x2n है यहां पे हमारा एक और सिग्नल सैंपल n इज इक्वल 2 के लिए भी डिफाइंड है, यानी कि यहां पे हमें एक और कॉलम ऐड करना पड़ेगा, और वो कॉलम क्या होगा, n इज इक्वल टू 2 के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब n इज इक्वल 2 के लिए तो x1n क्या हो जाएगा, x1n हमारा हो जाएगा 0, और लेकिन x2n में n इज इक्वल टू 2 पे क्या वैल्यू है, 3 है। अब बस अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें सबको ऐड कर देना है। 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5 और 3 प्लस 0 3, और n इज इक्वल टू 0 पे क्या वैल्यू है, 3 है। तो सबसे पहले जो हमारा n इज इक्वल टू 0 है हम उसी को नोट डाउन कर लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा 3। ठीक है फ्रेंड्स, और यहां पे हम क्या करें, एक तो एरो मार्क कर दें। एरो मार्क करने का मतलब ये n इज इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू है। उसके बाद n इज इक्वल टू -1 कितना है, 1 है। उसी तरह n इज इक्वल टू 1 हमारे पास है 5, और n इज इक्वल टू 2 हमारे पास है 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा हमारा एडिशन x1n प्लस x2n। ठीक है फ्रेंड्स, सेम अगर हमारे पास सब्ट्रैक्शन होता है तो हम सबको ऐसे लिख के यहां पे हम सब्ट्रैक्ट कर देते। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम टू सेम हमें वही चीज करनी है। क्या चीज, कि हमें x1n और x2n की करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज है उन्हें हमें एक साथ लिख देना है, यानी कि n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू सभी वैल्यूज को लेके, जैसे कि
हमारे पास एक सिग्नल दिया हुआ है x1n इज इक्वल टू, अगर x1n हमारे पास दिया हुआ है 1 2 3, जो हमारा पिछला सिग्नल था, एरो हमारा 2 पे है, और x2n जो थे वो हमारा क्या है 1 2 3, एरो हमारा 1 पे है। तो हमें क्या करना है, सभी सेम n की वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि अगर हमें लिखना हो xn, xn हमारे पास है x1n इंटू x2n, तो करना क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले आप चाहें तो पिछले क्वेश्चन की तरह टेबल बना लें, वरना हम यहाँ पे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। n इज इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू 1, यहाँ पे वैल्यू 2, तो 2 इंटू 1 2, ये हमारा हो जाएगा n इज इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू। वैसे ही अगर हम देखें, ये हमारा एरो है। अब हम देखें n इज इक्वल टू -1 के लिए, n इज इक्वल -1 के लिए यहां पर वैल्यू है 0, तो यहां पे वैल्यू है 1, तो 1 इंटू 0 0। ठीक है फ्रेंड्स। अब n इज इक्वल टू 1 के लिए, n इज इक्वल 1 के लिए यहां वैल्यू है 2, यहां वैल्यू है 3, 3 इंटू 2 6, और n इज इक्वल 2 के लिए यहां पे वैल्यू है 0 और यहां पे वैल्यू है 3, तो 0 इंटू 3 0। तो ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आइए जो हमारा अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक हमारा होने वाला है ऑपरेशन ऑन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है फ्रेंड्स, ऑपरेशन ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि अब जो हमारा n है, अब सारे ऑपरेशंस उस पे किए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहला हमने कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल में भी देखा था और यहां भी हम देखेंगे, वो है टाइम शिफ्टिंग। तो टाइम शिफ्टिंग, अगर हमारे पास टाइम शिफ्टिंग में हमें दिया होगा xn वर्सेस n, अब ये ग्राफिकल फॉर्म में भी दिया जा सकता है या फिर सैंपल के फॉर्म में। तो अब हमें क्या करना है, और हमें निकालना है x ऑफ n माइनस n नॉट वर्सेस n, हमें ड्रॉ करना है। तो अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं, हमें जो हमारा एरो है उसे शिफ्ट करना है। शिफ्ट एरो n ऑट यूनिट लेफ्टवर्ड, लेफ्ट की तरफ हमें इसे शिफ्ट कर देना है। फ्रेंड्स, जब हमने कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल देखा था तो हमने देखा था जब भी हमारा x t माइनस टी नॉट होता है तो जो हमारा ग्राफ है उसको हम राइट शिफ्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पे जो अगर हम x n माइनस n नॉट करते हैं तो जो हमारा ग्राफ है उसको तो हम राइट शिफ्ट ही करते हैं, पर लेकिन जो हमारा एरो है, एरो हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए हमने लिखा है शिफ्ट एरो n नॉट यूनिट लेफ्टवर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि जब भी हम निगेटिव सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, ग्राफ के लेफ्ट साइड, यानी कि 0 के लेफ्ट साइड। तो बस इसी एनालॉजी से आप इसे याद रख सकते हैं कि जब भी n माइनस n नॉट आए तो आपको एरो जो है वो n नॉट यूनिट्स लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास जो xn है वो हमारे पास दिया हुआ है 1 2 3 4 -4 3 और 1। क्या ये ग्राफ पूरी तरह से कंप्लीट है? तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि इसमें अभी एरो गिवन नहीं है। अब हमें क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है,
हमें दिया है yn इज इक्वल टू एक्स ऑफ n माइनस 1, यानी कि जो हमारा n नॉट है वो क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे n नॉट की वैल्यू 1 है। तो हमने क्या देखा था, शिफ्ट एरो n नॉट यूनिट्स। फ्रेंड्स ये है आपका n नॉट, कंफ्यूज नहीं होना, ये है n नॉट। शिफ्ट ग्राफ n नॉट यूनिट्स लेफ्टवर्ड, यानी कि हमें n नॉट की वैल्यू हमारी 1 है, तो हम ग्राफ को हम ग्राफ को नहीं, हम एरो को शिफ्ट करेंगे कहाँ, लेफ्टवर्ड्स 1 यूनिट्स। तो सबसे पहले तो जो हमारे सैंपल्स हैं उन्हें हम नोट डाउन कर लेते हैं, 1 2 3 4 -4 3 और 1। अब पहले एरो था 4 पे, अब हमें एक यूनिट लेफ्ट शिफ्ट करना है, तो अब एरो आ जाएगा 3 पे, तो ये हो गया हमारा 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहीं पे हम देख लेते हैं, अगर हमारे पास x ऑफ n प्लस n नॉट अगर हमें दिया हो तो हमें क्या करना है। n प्लस n नॉट में आप लोग समझ गए होंगे कि हमें जो एरो है, शिफ्ट एरो हमारे पास जो एरो है उसे हम n नॉट यूनिट कहां शिफ्ट कर देंगे, राइट में। इसे भी याद रखने का वही सेम फॉर्मूला, जब भी हम प्लस सुनते हैं तो हमेशा हम जीरो के राइट साइड में देखते हैं, तो उसी तरह याद रख सकते हैं कि जो हमारा एरो है उसे हम राइट वर्ड शिफ्ट कर देंगे। तो अगर इसी क्वेश्चन को अगर कुछ इस तरह से दिया होता, yn इज इक्वल टू हमें निकालना होता x ऑफ n प्लस 1, तो हम क्या करते, सबसे पहले तो जो हमारा सैंपल था, जो हमारा एक्शन था, उसे हम एज इट इज पहले तो कॉपी कर लेंगे, 3 1। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें 1 यूनिट एरो को राइट वर्ड शिफ्ट करना है। फ्रेंड्स यहां पे ध्यान देना है, 1 यूनिट हम एक्शन का शिफ्ट करेंगे, ये नहीं कि हम yn जो हमने xn माइनस 1 निकाला है हम उसका शिफ्ट कर देंगे। तो एक्शन का जब हम 1 यूनिट शिफ्ट करेंगे तो अभी एरो है 4 पे, राइट वर्ड 1 यूनिट शिफ्ट करने के बाद एरो हो जाएगा -4 पे, तो यानी कि ये हमारा हो जाएगा -4 पे, हमारा हो जाएगा n इज इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। इसी तरह हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगर हमारे पास दिया हो, जो हमारा पीछे वाला जो ग्राफ था, पीछे वाला जो हमारा सैंपल था, सेम टू सेम वही है। आइए इसको एक बार और लिख लेते हैं। एक्शन हमारे पास क्या गिवन है, 1 2 3 4 -4 3 और 1। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें गिवन है। अब अगर हमारे पास बाई चांस कोई क्वेश्चन आ जाता है, yn इज इक्वल टू 4 पे हमारा एरो है, एरो बहुत जरूरी। ठीक है फ्रेंड्स, देख सकते हैं यही वाला क्वेश्चन हमने लिया है। अब हमारे पास अगर क्वेश्चन आता है x ऑफ n माइनस 5 करना हो हमें, तो यहां पे एक डाउट हमें ये आ सकता है, n माइनस 5 मतलब हमें n यूनिट्स, मतलब हमें 5 यूनिट्स लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करना है। पर अगर हम यहां देखें तो हमारे पास लेफ्ट वर्ड सिर्फ और सिर्फ 3 ही नंबर है, 1 2 3, पर हमें शिफ्ट तो 5 यूनिट्स करना है। तो हम क्या करेंगे, अभी हमने कुछ समय पहले देखा पीछे स्लाइड्स में कि नंबर नहीं दिया है, इसका मतलब वहां पे 0 प्रेजेंट रहा होगा, इसीलिए हम 0 को कंसीडर नहीं करते। तो हम कुछ इस तरीके से 0 ऐड कर लेंगे, बाकी सब हम ऐसे ही पूरे के पूरे सैंपल को नोट डाउन कर लेंगे। फ्रेंड्स जब भी हम सैंपल लिखते हैं तो हम 0 को रिप्रेजेंट नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि 0 प्रेजेंट नहीं होता। अब 0 हम ऐड कर लेंगे, और पहले एरो हमारा था 4 पे, अब हमें क्या करना, 5 यूनिट्स लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना। तो आइए देखते हैं, पहले हमारा था यहाँ 4 पे, अब 1 2 3 4 5, यानी कि अब जो हमारा एरो है वो हमारा यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर सैंपल अगर ना दिया हो तो हम 0 वहां पे ऐड कर लेंगे।
ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब हम चलते हैं हमारे दूसरा ऑपरेशन की तरफ। दूसरा ऑपरेशन हमारा क्या होगा? टाइम स्केलिंग। फ्रेंड्स, टाइम स्केलिंग जो है इसे हमें अच्छे से समझना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे गलती होने की चांसेस बहुत ज्यादा होती है। आइए जानते हैं आखिर ऐसा क्यों है। सबसे पहले हमने टाइम स्केलिंग में क्या देखा था कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल में, कि जो हमारा स्केलिंग फैक्टर होता है उससे हमारी जो टाइम एक्सिस होती है वो डिवाइड हो जाती है। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है एक्सन वर्सेस एन। ठीक है फ्रेंड्स, और हमें प्लॉट करना है एक्स ऑफ ए एन वर्सेस एन। अब हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि जो हमारा ए है, हमें सभी स्केलिंग फैक्टर से टाइम एक्सिस को डिवाइड करना होता है। और लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है, जब हम ए से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा टाइम एक्सिस है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर बन जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा होता है हमेशा रैशनल तो होगा। पर लेकिन दिक्कत ये है कि जो हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है वो क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स वैल्यू के लिए ही डिफाइंड होता है। तो अगर कहीं पे हमारा पी बाई क्यू फॉर्म का बन जाता है तो उसे हमें इग्नोर करना होता है, यानी कि उस सैंपल को हम छोड़ देंगे जहां पे हमारा फ्रैक्शन या फिर पी बाई क्यू फॉर्म का बनता है। जैसे कि आइए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक्शन दिया हो -4 6 3 2 1। ये हमारे पास एक सैंपल दिया हुआ है और हम यहां पे हम इसको क्या कर देते हैं? एरो मार्क कर देते हैं। अब अगर हम इसके n की वैल्यू देखें, n की वैल्यू हम इस लाइन में लिखते हैं, तो ये हमारा 0 के लिए है, ये हमारा है -1 के लिए, ये हमारा -2 के लिए, ये -3 और ये हमारा है -4 के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से ये हमारा कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट सैंपल्स। क्लियर है फ्रेंड्स? ठीक है, अब अगर हमें कहीं पे फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया गया कि x ऑफ 2n फाइंड आउट करो, हमें क्या करना है? जो हमारा स्केलिंग फैक्टर a था, a की जगह हमारे पास है 2 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम क्या करेंगे? जो भी हमारे n की वैल्यूज है उसको हम बाई 2 कर देंगे। अब बाई 2 करेंगे तो सभी में बाई 2 करना पड़ेगा, तो आइए कर देते हैं। यहां पे भी बाई 2, यहां पे भी बाई 2, यहां पे भी बाई 2। ठीक है फ्रेंड्स, बाई 2 हमने कर दिया। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम स्केलिंग फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो हमें डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स वैल्यू चाहिए होती है। पर लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि हमने 2 से डिवाइड किया, वैसे ही देखिए 1/2, 3/2, उसी तरह -1/2, -3/2। ये क्या हो गई? ये हमारे पास हो गई p बाई क्यू फॉर्म, यानी कि ये हमारे फ्रैक्शंस हो गए। पर हमें क्या चाहिए था? हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए था इंटीजर्स वैल्यू। तो इसके वजह से हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इन सभी सैंपल्स को जो भी फ्रैक्शन के करस्पॉन्डिंग है हमें इन्हें लीव करना होगा, यानी कि x2n की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारे पास जो x2n हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा, जितने भी हमारे पास जो फ्रैक्शंस वैल्यूज हैं इन्हें हम लीव कर देंगे। हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को लेंगे
जैसे कि -4/2 हो जाएगा हमारे पास, -4/2 हमारे पास हो जाएगा -2, -2/2 हो जाएगा हमारा -1, यहां पे हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हमारे पास 1 और ये हो जाएगा 2। तो हम सिर्फ और सिर्फ इन्हीं वैल्यूज को नोट डाउन करेंगे। तो -2 के करस्पॉन्डिंग क्या है, 1 है, तो 1। उसी तरह -1 के करस्पॉन्डिंग क्या है, 3 है। फिर 0 के करस्पॉन्डिंग क्या है, -4 है। और 1 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास 6 है। और 2 के करस्पॉन्डिंग है 2। और जो हमारा 0 था, 0th वैल्यू हमारी -4 थी, वो हमारी चेंज नहीं होती। तो आपने देखा पहले हमारे पास कितने सारे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहले हमारे पास 9 सैंपल्स थे, पर लेकिन अब कितने बच गए, अब सिर्फ और सिर्फ 5 बच गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे हम कहते हैं, तो यहां पे हमारे क्या हुए, सैंपल्स हमारे कम हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे हम कहते हैं डेसिमेशन इन टाइम, यानी कि जब भी हमारा जो स्केलिंग फैक्टर है अगर वो 1 से बड़ा होता है, तो जो हमारा सैंपल साइज होता है वो हमारा कम हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं डेसिमेशन। ठीक है, और वहीं अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, जहां पे हमारा जो a की वैल्यू है वो हमारी 1 से छोटी है, यानी कि 1 से कम, यहां हमारी वैल्यू क्या है, 1/2। अगर 1/2 अगर वैल्यू है, तो आइए एक बार फिर से जो हमारा पिछला क्वेश्चन था इसे ही हम नोट डाउन करते हैं। 1 2 3 4, -4 6 3 2 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो -4 पे हमारा क्या है, एरो है, ये हमारा है n = 0 के लिए, ये हमारा है -1 के लिए, ये -2 के लिए, ये -3 के लिए, और ये हो जाएगा हमारा -4 के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह इधर भी 1 2 3 और ये हो जाएगा हमारा 4। अब हमें क्या देखना है, हमारा जो a की वैल्यू है वो हमारी है 1/2, यानी कि अब हमें सबको 1/2 से डिवाइड करना है। तो 1/2 से डिवाइड करने का मतलब कुछ इस तरह हो जाएगा फ्रेंड्स, बाय 1/2। सभी को हमें 1/2 से डिवाइड कर देना है। 1/2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा 2 है वो यहां ऊपर जाके सबसे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर यहां बन जाएगा हमारा -8, यहां हो जाएगा -6, यहां हो जाएगा हमारे पास -4, यहां पे -2, यहां पे हो जाएगा 0 2 4 6 8। फ्रेंड्स आप लोग ध्यान दीजिए, इस वाले रो पे। ठीक है फ्रेंड्स, इस वाले रो पे। अब यहां पे आप देखिए, जो हमारा n = 0 था वो तो हमारा सेम है, पर लेकिन एक चीज आप लोग को ध्यान देनी है, और वो ये कि 0 के बाद सीधा क्या आ गया, -2, -2 के बाद क्या है, -4, ये हमारी n की वैल्यूज हैं। ये हमारा 1/2 डिवाइड करने के बाद फिर -4 के बाद आ गया -6, -6 के बाद आ गया -8। यानी कि एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बीच में हमारे पास एक एक सैंपल्स जो हैं वो अब क्या हो गए, मिसिंग हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, एक एक सैंपल्स हमारे पास क्या हो गए,
मिसिंग हो गए। 2 के बाद 3, 4 के बाद 5, 7 के बाद 6 के बाद 7। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे ही हमने a की वैल्यू को 1 से कम लिया तो हमने क्या देखा कि हमारे बीच के जो सैंपल्स हैं वो हमारे मिसिंग हो गए, यानी कि इनके जगह पे अब हमें 0 पुट करना पड़ेगा। तो आइए फाइनल जो आंसर है हम उसे नोट डाउन करते हैं। तो हमारा जो एक्शन हो जाएगा वो हमारा कुछ हो जाएगा इस तरीके से। सबसे पहले तो जो हमारा था इसे हम एज इट इज लिख लेंगे 1 2 3 4 -4। तो इसके बाद हम नीचे लिख लेते हैं 6 3 2 1 और उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग लिख लेते हैं नंबर्स। 0 हमारा -4 पे है, ये है हमारा n इज इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, हम कलर बदल लेते हैं, हम n की वैल्यूज को ब्लैक कलर से लिखते हैं। उसके बाद 4 जो है वो हमारा क्या है -2, ये हमारा है -2 के जगह पे। उसी तरह ये हमारा है -4, ये -6 और ये -8 की जगह पे। फिर उसके बाद 4 के बाद ये हमारा है 2 के प्लेस पे, ये 4 के प्लेस पे, ये 6 के प्लेस पे और ये 8 के प्लेस में। फ्रेंड्स आप लोग यहां से देख सकते हैं 2 के करस्पॉन्डिंग क्या है 6 है, 4 के करस्पॉन्डिंग क्या है 3 है। वही चीज हमने यहाँ पे लिख दी है। पर लेकिन हमारे पास क्या था बीच में, जो हमारे मिसिंग थे -1 -3 -5 -7 3 5 और 7, इनके जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक एक 0 प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक एक 0 प्लेस कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहां पे आपने क्या देखा, हमने यहां पे देखा कि पहले हमारे पास जो नंबर ऑफ सैंपल्स थे वो कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले हमारे पास कितने थे 9 सैंपल्स थे। अब कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब हमारे पास हो गए हैं 16 सैंपल्स। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे नंबर ऑफ सैंपल्स हैं वो हमारे बढ़ गए हैं। तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जब हमारी a की वैल्यू लेस देन 1 होगी, यहां पे a की वैल्यू हमारी कितनी थी 1/2, तो लेस देन 1 है, तो जो हमारा सैंपल स्पेस है वो हमारा बढ़ जाता है और इसको हम कहते हैं इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन का मतलब क्या है, बढ़ जाना, और अगर हमारे पास कम हो गया तो उसे हम कहते हैं डेसिमेशन। ठीक है फ्रेंड्स, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डेसिमेशन। फ्रेंड्स इसको रिमेंबर करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि सबसे पहले हम a की, जो हमारा a का वैल्यू है उसे हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पे हमारे पास a की जो वैल्यू थी इस क्वेश्चन में क्या थी, a की वैल्यू हमारी थी 2, a की वैल्यू 2 थी। फिर हमें क्या करना है, जो भी हमारी a की वैल्यू है उससे एक कम, जैसे कि यहाँ 2 है तो 2 - 1, तो हम एक एक सैंपल बीच बीच में से छोड़ते रहेंगे। हमें n इज इक्वल टू 0 को ऐसे ही लिख लेना है, फिर उसके बाद एक एक सैंपल छोड़कर सारे के सारे सैंपल्स को हमें लिख लेना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, डेसिमेशन। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। जो भी हमारी a की वैल्यू है उससे हम एक कम करके 0 के बाद उतने सैंपल्स हम छोड़ते रहेंगे। ये था डायरेक्ट निकालने का। पर लेकिन अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप जाएं तो भी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं लगता है, हम इसे तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो टाइम स्केलिंग में हमारे पास जो हमारा सैंपल स्पेस है वो हमारा चेंज हो जाता है, और वो चेंज किस बेसिस पे होता है, a की वैल्यू पे। a की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो जो हमारा सैंपल स्पेस है वो हमारा कम हो जाता है, और इसे हम कहते हैं डेसिमेशन इन टाइम। और अगर हमारा a की वैल्यू लेस देन 1 है तो सैंपल स्पेस हमारा बढ़ जाता है, और इसे हम कहते हैं इंटरपोलेशन।
ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हमें टाइम स्केलिंग किस तरीके से करना है। अब हम देखते हैं हमारा एक और कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट सिग्नल। इक्विवेलेंट सिग्नल का मतलब है फ्रेंड्स कि दो सिग्नल जो एक तरीके से स्टार्टिंग में देखने पर नहीं लगते हैं, पर लेकिन जब हम उसे थोड़ा चेंज करते हैं तो वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल अगर हम लें, हमारे पास x1n क्या है, 1 3 4, 1 पे हमारा n इज इक्वल टू 0 है, और जो हमारा x2n है वो हमारा कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, 0 0 1 3 4, और एरो हमारा 1 पे मार्क है। अब इन्हें आप एज इट इज देखें तो x1n में हमारे पास 3 सैंपल्स हैं और x2n में हमारे पास 5 सैंपल्स हैं, तो ये दोनों अभी एग्जैक्टली इक्वल नहीं लग रहे, पर लेकिन हम जानते हैं कि जब भी हमारा 0 होता है, 0 हमारा जो हमारा लेफ्ट मोस्ट जो हमारा फाइनाइट वैल्यू है उसके पहले हो या फिर राइट मोस्ट फाइनाइट वैल्यू के बाद में हो, तो उस 0 को हम छोड़ सकते हैं। तो अगर हम इन 0 को अगर हम छोड़ दें तो ये दोनों हमें इक्वल नजर आने लगेंगे, तो इन्हें हम कहते हैं इक्विवेलेंट सिग्नल्स। फ्रेंड्स, एक बात आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या कि जो 0 पहले या बाद में होते हैं हम सिर्फ उन्हीं को छोड़ सकते हैं। अगर जैसे यहां पे सपोज कीजिए कोई 0 अगर हमारा 1 और 3 के बीच में होता है तो इसे हम इग्नोर नहीं करेंगे, इसे हम सभी क्वेश्चंस में सभी सैंपल्स में नोट डाउन करेंगे ही करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। पर लेकिन अगर जीरोस पहले हैं या फिर बाद में हैं तो हम इन्हें छोड़ सकते हैं, हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग इक्विवेलेंट सिग्नल्स भी समझ गए होंगे। अब सबसे लास्ट जो हमारा आता है ऑपरेशन, वो हमारा क्या है, टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल आप सबको पता है, जो हमारा वाई एक्सिस होता है उसके अबाउट हम मिरर इमेज या फिर उसके अबाउट हम फ्लिप कर देते हैं। तो टाइम रिवर्सल आइए देखते हैं किस तरीके से होता है। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, गिवन हमें है xn इज इक्वल टू, हमें गिवन है xn वर्सेस n का ग्राफ या फिर सैंपल दिया होगा, हमें निकालना है x ऑफ माइनस n वर्सेस n का। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इक्विवेलेंट सिग्नल बना लेना है। यानी कि इक्विवेलेंट सिग्नल बनाना क्यों जरूरी है, आइए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है xn इक्वल टू और हमारा जो एरो है वो यहां पे मार्क है। अब यहां पे देखिए n इज इक्वल टू 0 के राइट में हमारे पास है 3 सैंपल्स, पर n इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ही सैंपल है। तो एक ही सैंपल, आपको पता है जब हम टाइम रिवर्सल करेंगे तो राइट हमारा लेफ्ट बन जाता है और लेफ्ट हमारा क्या हो जाता है, राइट बन जाता है। इसीलिए सबसे पहले हमें क्या है, हमें इक्विवेलेंट सिग्नल बना लेने हैं। यानी कि हमें 0 ऐड करके 0 के लेफ्ट और राइट में इक्वल नंबर ऑफ सैंपल्स बना लेने हैं। जैसे कि सबसे पहले -3 4 5, इधर क्या है 1 है, तो इधर हमारे पास 3 सैंपल्स थे, इधर भी हमें 3 सैंपल्स बनाने के लिए हम 2 0 ऐड कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमने देखा इक्विवेलेंट सिग्नल्स होते हैं ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। अब हमें क्या करना है, x ऑफ माइनस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो हमारा n इज इक्वल टू 1 था वो अब हमारा n इज इक्वल टू -1 बन जाएगा, जो हमारा n इज इक्वल टू 2 था अब वो n इज इक्वल टू -2 बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि अगर हम कहें तो एक तरीके से हम 1 और -1, उसी तरह 2 और -2
3 और -3, इन सबको क्या करेंगे, आपस में हम इसे एक्सचेंज कर देंगे। तो आइए फाइनल आउटपुट देखते हैं क्या आएगा। हमारा x ऑफ -n जो आ जाएगा वो हमारा n इज इक्वल टू 0 हमारा फिक्स रहेगा, यानी कि n इज इक्वल टू 0 हमारा 2 था, वो अभी भी हमारा 2 ही रह जाएगा। पर लेकिन n इज इक्वल टू -1 हमारा 1 था, तो अब ये बन जाएगा n इज इक्वल टू 1 की जगह पे 1 और -3 हमारे चेंज हो जाएंगे। यहां हो जाएगा -3, यहां हो जाएगा हमारा 1। उसी तरह 0 और 4 हमारे इंटरचेंज हो जाएंगे। अब यहां हो जाएगा 4 और यहां हो जाएगा 0। सेम उसी तरह 0 और 5 हमारा इंटरचेंज हो जाएगा। यहां होगा 5, यहां हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, टाइम रिवर्सल। इजी था। अब हम जानते हैं, जैसा कि हमने वहां पे भी सबसे लास्ट में क्या देखा था, साइमल्टेनियस ऑपरेशन, यानी कि साइमल्टेनियस को हम कह सकते हैं मिक्स्ड ऑपरेशन, यानी कि हमारे पास रिवर्सल, स्केलिंग और एम्पलीट्यूड स्केलिंग सभी हमारे पास एक ही साथ दे दिया गया हो। तो साइमल्टेनियस ऑपरेशन करने का हमें क्या करना है। साइमल्टेनियस ऑपरेशन जैसा कि हमने वहां पे देखा था, शिफ्टिंग, स्केलिंग, रिवर्सल। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है शिफ्टिंग, फिर हम करेंगे स्केलिंग। इस ऑर्डर को आप लोग ध्यान में रखिएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और फिर क्या कर देना, हमें रिवर्सल। पर हमें एक बात ध्यान में रखनी है, ऑल ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन n, हमें सब के सब n पे ही परफॉर्म करने हैं। आइए हम एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास अगर ऐसे निकालना हो, yn इज इक्वल टू x ऑफ -2n प्लस 3 अगर हमारे पास गिवन हो, तो हमें क्या करना है। हमारे पास गिवन था xn वर्सेस n, xn वर्सेस n से हमें बनाना है x ऑफ -2n प्लस 3। तो सबसे पहले हमारे पास xn दिया हुआ है, xn से हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हमें करना है शिफ्टिंग। शिफ्टिंग कैसे करेंगे, xn शिफ्टिंग, हमारे पास शिफ्टिंग फैक्टर है 3, तो हम कर देंगे n प्लस 3। n प्लस 3 हम कैसे करेंगे, हम एरो को 3 यूनिट्स राइट वर्ड शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x ऑफ n प्लस 3। अब शिफ्टिंग के बाद हमें क्या करना था, शिफ्टिंग के बाद हमें करना है स्केलिंग। स्केलिंग हम कैसे करेंगे, जो हमारे पास x ऑफ n प्लस 3 आया है, हम इसमें -2 नहीं, स्केलिंग फैक्टर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, 2 है। ये बात ध्यान में रखिएगा, स्केलिंग फैक्टर हमारे पास 2 है। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद हम कर देंगे स्केलिंग x ऑफ 2n प्लस 3, मतलब कि जो भी हमारा x ऑफ n प्लस 3 आएगा, हम सभी को 2 से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू जो है वो हमारे 2 से बड़ी है, तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ सैंपल्स कम हो जाएंगे। फिर सबसे लास्ट में हमें कर देना रिवर्सल। रिवर्सल हमारे पास हो जाएगा x ऑफ -2n प्लस 3। फ्रेंड्स, हम इसे एक क्वेश्चन के हेल्प से सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर हमारे पास गिवन है xn 1 2 3 4 -4 6 3 2 1, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें मान लीजिए गिवन है, और एरो हमारा है -4 पे, और हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है x ऑफ -2n प्लस 3। ठीक है, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे x ऑफ n प्लस 3। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करना था शिफ्टिंग। तो शिफ्टिंग जब हम करेंगे x ऑफ n प्लस 3, तो यानी कि जो हमारा एरो है उसे हमें 3 यूनिट्स राइट वर्ड शिफ्ट करना है, तो 1 2 3। अब जो हमारा एरो है वो हमारा 2 पे चला जाएगा। तो बाकी सारे सैंपल्स हमारे ऐसे ही हम नोट डाउन कर लेंगे। और अब हमारा जो एरो है वो हमारा 2 पे पहुंच जाएगा, क्योंकि पहले -4 पे था, तो हमें 3 यूनिट शिफ्ट करना है।
तो ये हमारी क्या हो गई, शिफ्टिंग। दूसरा हमें क्या करना है, ये हमारा हो गया पहला। अब दूसरा हमें करना है स्केलिंग। इसके बाद हम करेंगे स्केलिंग। स्केलिंग कैसे करना है, x ऑफ 2n + 3। स्केलिंग में हमने क्या देखा था, हमें सारे n के वैल्यूज को हमें 2 से डिवाइड करना होगा। तो ये हमारा 0 है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा क्या है, n = 0 है। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे हमारे बीच के एक एक सैंपल्स जो हैं वो वहां से हटते रहेंगे, क्योंकि ये हमारा n = -1 है। -1 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा फ्रैक्शन, तो उसे हम छोड़ देंगे। उसी तरह तो ये हो जाएगा हमारे पास 2। इसके बाद ये हमारा था n = 1। ये हमारा क्या था, 1 पे। जब हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन बन जाएगा, और फ्रैक्शन को हमें छोड़ना होता है। तो n = 0 के बाद कोई भी नंबर नहीं होगा, और उसके पहले हम एक एक छोड़ते जाएंगे। जैसे 3 वाला, -4 और 3 और 1, इसे हम छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, इसे हम क्यों छोड़ रहे हैं, ये अभी हमने कुछ देर पहले ही एक क्वेश्चन में देखा था। तो बचे हुए 6, 4 और 2, यहां पे हमारा n = 0 मार्क्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे इसे हम क्यों छोड़ रहे हैं। क्योंकि यहां पे देखिए, ये हमारा क्या था, -1/2, ये हमारा था -3/2, ये हमारा था -5/2, और ये हमारा था -7/2। तो इन्हें जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास फ्रैक्शंस हो जाएंगे, और फ्रैक्शंस को हम इंक्लूड नहीं करते। क्यों, क्योंकि जो हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स वैल्यू पे ही बात करते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें करना है रिवर्सल। शिफ्टिंग हो गई, स्केलिंग हो गई, अब हमारे पास क्या बच गया है, रिवर्सल। रिवर्सल करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो सिग्नल है हम उसका इक्विवेलेंट लिख लेते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब 0 के लेफ्ट और राइट में इक्वल नंबर ऑफ सैंपल्स बना लेते हैं 0 ऐड करके। तो 2 4 6 2, और n = 0 ये है, यानी कि n = 0 के बाद हमें 3 एरो ऐड करने हैं। अब फाइनली हम स्केलिंग रिवर्सल हम कर सकते हैं, -2n + 3। रिवर्सल करने का मतलब n = 1 और -1 एक्सचेंज हो जाते हैं, n = 2 और -2 बदल जाते हैं, n = 0 हमारा सेम रहता है। तो 6 और 0 ये हमारे आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। उसी तरह 4 और 0 ये भी हमारे आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। सेम उसी तरह 2 और 0, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा। तो फाइनली ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हम मिक्स्ड ऑपरेशन करते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल हम जानेंगे स्टैंडर्ड सिग्नल्स इन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने कॉलेज के ग्रुप्स में, अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ, या फिर जो भी तैयारी कर रहे हो उनके साथ इसे शेयर करें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।